हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 15 रहेगा। पार्ट 14 तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। हर पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन लेती हूँ और 4 से 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। तो अब तक हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। तो 500 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को जीके याद करा पाऊँ। वीडियो सुनने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर किया करो और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे क्योंकि जो भी यूट्यूबर होते हैं हर कोई यही चाहता है कि उनके चैनल के ऊपर अच्छे व्यू आएँ। उसी प्रकार से मैं भी ये चाहती हूँ कि जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे बहुत अच्छे व्यू देखने के लिए मिले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? जैसे मैंने आपको कराया था जायकवाड़ी परियोजना, याद है या नहीं है आपको? जायकवाड़ी परियोजना किया था हमने। जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में थी? तो महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में थी जायकवाड़ी परियोजना। वैसे ही म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है म्यूराक्षी परियोजना। आ गया समझ में? अब यहाँ पे 4 राज्यों के नाम आए हैं तो चारों की कैपिटल हम याद करते हैं। एट प्रेजेंट भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। हर राज्य की कैपिटल, सीएम और गवर्नर हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है भी? तो आंसर याद रखना है आपको, कोलकाता। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 क्वेश्चन ये हो गया हमारे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। अब आप लोग बताइए, मैंने आपको करा रखा है उत्तर प्रदेश, मैंने कंप्लीट आपको करा रखा है। सीएम और गवर्नर एट प्रेजेंट में जो है मैंने आपको याद करा रखा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ होगी। सीएम कौन है इसके? योगी आदित्यनाथ, याद आ गया आपको। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोनों की गवर्नर है, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर होगी। सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कलराज मिश्र है। तो तीनों की कैपिटल हमने याद कर ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या में 2011 के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान से रिलेटेड है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इंपॉर्टेंट है, मैं आपको संविधान के चैप्टर से याद करा रही हूँ। एट प्रेजेंट अगर सब पार्ट्स को हम जोड़ दें, मूल संविधान में 22 भाग थे जब हमारा संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। उस दिन संविधान में अगर हम बात करें कि अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। भाग कितने थे? 22 थे मूल संविधान में। और अनुच्छेद कितने थे? 395। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो चुकी है। अनुच्छेद 465 से ज़्यादा हो चुकी है। और भाग में अगर हम सब पार्ट्स को जोड़ दें तो 25 चैप्टर हो चुके हैं। ये मैंने कई बार आपको रिवाइज करा दिए हैं। अब 25 के 25 भाग हमें याद करने हैं। नीचे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 बताया था कि चैप्टर नंबर 5 में किसका उल्लेख है, तब उनके मन में थोड़ा सा डाउट था। तो मैं अब क्लियर कर देती हूँ आपको। मैंने अब तक आपको कितने चैप्टर करा दिए हैं? मैंने अब तक आपको 5 चैप्टर करा दिए हैं। पांचों चैप्टर मैं दोबारा बताती हूँ। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है? भाग नंबर 1 में उल्लेख है भी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 1 में। यानी सिर्फ इतना बताया गया कि भारत है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इन सब के बारे में सिर्फ बताया गया है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, अगर कोई बाहर से आता है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, वो सब रूल्स लिखे गए हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जब संविधान बना था तो हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार जो था हमारे पास संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब कानूनी अधिकार बन चुका है। इसलिए एक मौलिक अधिकार को कम किया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में।
में, उसके द्वारा हमें 7 से 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे और संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी राज्य जो है वो नीतियां बनाते टाइम किन तत्वों को ध्यान में रखेगा, उसका उल्लेख किया गया है। अब चैप्टर नंबर 4 क्या, अब ये बाद में जोड़ा गया है क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य नहीं थे, इस चैप्टर को बाद में ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कि हमारी क्या क्या ड्यूटी बनती है हमारे देश के लिए। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है। एक मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है। तो 4 क्या हो गया? अब जो हमारे देश में जैसे चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ के अंदर बहुत सारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, कैसे बनेंगे ये, क्या इनकी ड्यूटीज होगी, वो सारा कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा। तो संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है, यानी संघ का उल्लेख, यूनियन का उल्लेख चैप्टर नंबर 5 में किया गया है। उसमें तो सिर्फ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सिर्फ उनके नाम लिखे गए हैं। लेकिन 5 में किसका वर्णन किया गया है? संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है। यानी राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स लिखे गए हैं, कैसे हटाया जाएगा, वो सब कुछ लिखा गया है इसके अंदर। प्रधानमंत्री की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जितने भी संविधान के अंदर सेंटर के अंदर इंपॉर्टेंट हमारे जो भी पद है वो सबके सब इसके अंदर मेंशन है। अब चैप्टर नंबर 6 में क्या होगा? संघ का उल्लेख कर दिया, इसमें क्या होगा? राज्य का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल कैसे बनेंगे, सीएम कैसे बनेंगे, क्या उनके अनुच्छेद होंगे, वो सारा कुछ लिखा गया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। वहां तो सिर्फ नाम लिखे गए थे। भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब 28 राज्यों में जो सीएम के पद होते हैं, गवर्नर के पद होते हैं, उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 6 में है। तो 6 चैप्टर मैंने आपको याद करा दिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका हर एक डाउट दूर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? मैंने आपको बताया था हमारा जब संविधान बना था तो योजनाएं बनाई गई थी, उसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, यानी योजना आयोग का गठन किया गया था जब हमारा संविधान बन रहा था। उसके अंदर मेन क्या था कि हमें पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी ताकि हमारा संविधान ग्रो कर पाए। ठीक है, संविधान हमारा ग्रो कर पाए उसके लिए तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। और संविधान क्या, हमारे जितने भी आपके राज्य हैं, जितने गांव में, उनको ऊपर उठाना था, अलग अलग प्लानिंग्स बनानी थी, उन सब का उल्लेख किया गया था। अब योजना आयोग बना कब था? 15 मार्च 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, 5 साल चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। दूसरी 56 से 61 तक चली थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी 61 से 66 तक चली थी। यानी 3 पंचवर्षीय योजना 15 सालों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल आराम से चल रही थी। यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे मन में कि 3 पंचवर्षीय योजना तक हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, उसके बाद 3 बिल्कुल सही चली और 3 साल का गैप आ गया। 3 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही चली थी और 3 साल का यहाँ पे गैप आ गया। और गैप रहेगा हमारा यहाँ पे 66 के बाद, 66 से लेके 69 तक का, यानी 67, 68 और 69 तक का गैप रहेगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से लेके 1974 तक चलेगी। आपको बस याद इतना रखना है, संविधान में योजना बनाने के लिए या हमारे देश में योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। इसका काम योजनाएं बनाना है, पंचवर्षीय योजना बनाना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी 56 से 61 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना के बीच के अंदर। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रही थी क्योंकि भारत के अंदर, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था, जो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद 3 साल का क्या आ गया? गैप आ गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी क्योंकि कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण
इमरजेंसी भी लगानी पड़ी थी और देश की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि पंचवर्षीय योजना को बीच में गैप देना पड़ा और एक एक साल के यहाँ पे प्लान्स बनाने पड़े थे, छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़े थे ताकि अर्थव्यवस्था को वापस ऊपर उठाया जा सके। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। अब योजना आयोग का नाम योजना आयोग नहीं है, अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। और इन दोनों के, चाहे योजना आयोग पूछे चाहे नीति आयोग पूछे, उनके हेड हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के पहले हेड कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष या वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। आगे समझ में? तो ये आपको सारे कंसेप्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल क्रांति किससे संबंधित है? क्रांतियां मैं आपको करा रही थी तो यहां से हम रिवाइज भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू उत्पादन से रिलेटेड है। अब हमने कौन कौन सी क्रांतियां कर ली? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ये हमने कर लिया। उसके बाद अगर पेपर में आता है नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मत्स्य पालन से रिलेटेड कौन सी है? नीली क्रांति है। उसके बाद अमृत क्रांति मैंने आपको करा दी, नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है अमृत क्रांति। उसके बाद रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है, रजत क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे है? फल उत्पादन से रिलेटेड है, सुनहरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है, भूरी क्रांति। ये सारी क्रांतियां मैंने आपको करा दी, आप याद रखना ये। नेक्स्ट है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? दो देश है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उनके बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा उनका नाम है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन उनका नाम है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। भारत और चाइना के बीच जो है उसका नाम मैकमोहन है। और भारत, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो 38 डिग्री समांतर रेखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्लिन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मैंने आपको कराया हुआ है, रिवाइज करते हैं हम। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ये मैंने आपको करा रखा है। उसके बाद बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम, रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। ओके, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें जब 7वीं अनुसूची आप पढ़ोगे उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन से ऐसे मामले होंगे जिसपे केंद्र सरकार डिसीजन लेगी, कौन से ऐसे मामले जिसपे राज्य सरकार डिसीजन लेगी और कौन से पे दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो मामले होंगे उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट और समवर्ती सूची में दोनों गवर्नमेंट मिलकर। तो समवर्ती सूची कौन से देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है भी? कैनबरा है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन होगी, रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की कैपिटल मॉस्को है। और एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म के अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होती थी जिसको हम संगीति बोल सकते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पहली 4 आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही तो याद नहीं करेंगे, ऐसा तो मैंने कभी कराया नहीं कि एक क्वेश्चन हो सिर्फ एक ही आपको याद कराया हूँ। तो 4 बौद्ध संगीति आपको याद रखनी है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, 4 याद रखनी है, पेपर में अगर आए। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी उनकी मीटिंग्स जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी की राजधानी अभी करा दिया मैंने, बर्लिन है। इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से नीचे कमेंट कर देना मुझे। जो स्टूडेंट्स आज मुझे कमेंट करेंगे उसमें से 3 बच्चों का नाम मैं कल की वीडियो के अंदर सबसे पहले बताऊंगी। तो जो सबसे पहले मुझे कमेंट करेंगे उसमें से जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम मैं कल की वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो कमेंट जरूर करना कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। थैंक यू।